मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदाब, मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल का मुसलसिल ले रही है जायजा। हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर किया तशवीश का इजहार। हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी को बनाया हदफ तनकीद। मगरबी एशिया तनाज़े पर हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हिंदुस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी पर पार्लियामेंट में होनी चाहिए बहस। अखिलेश यादव का बयान। मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि मगरबी एशिया में तनाज़ा शुरू होने के बाद से मरकजी हुकूमत वहां की सूरत हाल पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खित्ते में बदलते हालात का बाकायदा जायजा ले रही है और वहां मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत और मफादात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। इन्होंने इंकिशाफ किया कि कशीदगी कम करने के लिए बातचीत हो रही है। 1 मार्च को CCS की मीटिंग हुई थी। सिफारत खाना ईरान में हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम कर रहा है। 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade there has been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, this includes attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condemning that deaths. Honorable Chairman sir, government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12th. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। मगरबी एशिया में तनाज़े का इजाफा मुल्क के माशी इस्तेहकाम को मुतासिर करेगा और वहां काम करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती और माश को खतरे में डालेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर करें और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता हैं। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 7 मेरे पूछ रहे थे, ताजुब लगा। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं 176 जो की क्या जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने I am coming back to you after due consultation on Sun 6. Please take your seat. No, this is not necessary.
Sir, this is not necessary. No. When 176 we discuss, I will. everything I am will come. asking you. Everything will come. Everything will come. So, No, I am it is coming back not- to you. कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडरों ने मगरबी एशिया के जारी बुहरान पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की खारिजी पॉलिसी पर सवाल उठाए। उन्होंने बैनुल अक़वामी हालात पर हुकूमत के रवैये पर तनकीद भी की। तिजारती मुआहदे को वापस लेने का भी मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी का बराह रास्त असर आलमी तेल की कीमतों और मुल्क की मईशत पर पड़ सकता है, इसलिए हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ दिखाना चाहिए। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ एहतजाजी धरने के दौरान बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये मत सोचें कि हम सिर्फ उनके लिए लड़ रहे हैं जिनके नाम निकाल दिए गए। वजीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद रहें और इस सियासी साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद करें। लोग नहीं है, लोग नहीं जाता है, কাজে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া প্রবলেম আছে। উই উইল আইডেন্টিফাই, ওকে, এবং ধরাও হয়েছে হাতে নাতে, নির্লজ্জ। নাও গান গাও পজিটিভ। तमिलनाडु के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम में कोचों और खिलाड़ियों के लिए तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप का मकसद खेलों के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देना और कोचेस एथलीट्स को डिजिटल निज़ाम के इस्तेमाल की तरबियत देना है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अली खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ईरान के साथ एकजहती के साथ खड़े हैं, जो एप्स्टीन गैंग के खिलाफ तन्हा लड़ रहा है। I came here to convey our condolences to the people of Iran on having lost their loved ones, and also to pay tributes to the great Iranian supreme leader on his martyrdom, and to assure the people of Iran that the Kashmiri people are with them. They stand in solidarity with the courageous and resilient people of Iran, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept their martyrdom and grant them highest place in the Jannah, and we are praying for their victory in this war against evil, because Iran is fighting alone against the Epstein gang. Everybody who has been mentioned in the Epstein files is standing with Netanyahu at this point of time, whether it's out of compulsion or the pseudophilies are of their own will with against Iran, and they stand with Israel. I would not say Israel, with Netanyahu, who is the mastermind, who is the kingpin of the Epstein files, Epstein saga. So I am here to salute the people of Iran. कांग्रेस के लीडर नसीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने अपनी खारिजी पॉलिसी में इन्हिराफ किया है। इस पर अमरीकी हुकूमत और दीगर ममालिक का दबाव है। ये पहला मौका है कि किसी सरबराह ममलिकत को किसी दूसरे मुल्क के जरिए कत्ल किया जा रहा है, फिर भी हम वहां ताज़ियती पैगाम भेजने या अपने गुस्से का इजहार करने से कासिर हैं। 7-6 रूल के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की मांग की थी। येलोपी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने डिस्कशन की मांग की थी। उस डिस्कशन के तहत हम चाहते थे कि पूरे देश को पता चले कि हमारी तैयारियां क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, हमारे खामियां क्या हैं, हम कैसा इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना डिविएशन कर ली, ये सकम कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रेशर में, दूसरे कंट्रीज़ के प्रेशर में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे कंट्री द्वारा मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम जो है ना तो एक कॉन्डोलेंस मैसेज भेज पा रहे हैं, ना हम लोग जो है अपना गुस्सा वहाँ पे व्यक्त कर सक रहे हैं। तो ये एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे होने वाली है। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ पे फंसे हैं, उनका एवोकेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग को पता था कि इस तरीके का एक सिचुएशन अराइज होगा, एक माहौल इस तरीके का बनेगा। तो वैसे टाइम पे हमारी तैयारी क्या रहेगी,
कैसा हम लोग हमारे लोग को वहाँ से एवोकेट करेंगे, सुरक्षित कैसा उनको रखेंगे, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अभी इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग कैसा करेंगे, रशिया से ऑयल खरीदें नहीं खरीदेंगे, रशिया से ना खरीदे वेनेजुएला से खरीदे, अरे कैसा है, कौन डिक्टेट कर रहा है, कैसे डिक्टेट कर रहा है? हमारी सॉवरेनिटी बची है या हम लोग सरेंडर कर देंगे किसी और कंट्री के? लग रहा है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के प्रेशर में आकर हम लोग जो है अपने आप को उनके अंडर कॉलोनाइज कर रहे हैं। इस तरीके का एक माहौल हमारी सरकार बना रही है। ये डिविएशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ये नतीजा है डिविएशन जो लगातार 2014 से चल रहा है। ये जो डिप्लोमेसी ने जो हग्लोमेसी चल रही है, जिसकी वजह से आज इस लेवल पे आके हम लोग खड़े हुए हैं कि हम लोग एक कंडोलेंस मैसेज तक हम लोग भेज नहीं सक रहे। तो हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सरबराह और एमपी अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए कि वो जंग से कैसे निपट रही है। इन्होंने कहा कि अमेरिका ये हुक्म दे रहा है कि हमें तेल किससे खरीदना चाहिए। हिंदुस्तान की खारिज पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ दूसरी थीं, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर तहरीक आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि ईरान अमेरिका जंग में हिंदुस्तान कहां खड़ा है और हमारी खारिजी पॉलिसी क्या कहती है। इन्होंने कहा कि हम इजलास में कई अहम सवालात उठाएंगे। और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है, और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे इस बार सत्र में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह सिद्धू और विवेक जोशी ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए तस्लीम शुदा कौमी और रियासती सियासी जमातों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी तशद्दुद के खिलाफ सिफर रवादारी के साथ आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी कराई और कहा कि पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि हुक्मरान जमात को स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद पर गौर करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब से पीएम मोदी इख्तियार में आए हैं वो अपोजिशन को कबूल करने को तैयार नहीं है, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा के ऐवान में क्यों ना हो। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है अविश्वास, ये क्यों हो गया, उसका चिंतन सरकारी पार्टी ने करने चाहिए। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद में अब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। ऐसे बहुत से राष्ट्रहित के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं जो हम लोग उठाना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो खास करके। तब सरकार की तरफ से सदन नहीं चलाया जाता और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है देश में नया शुरू हो गया। और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओम बिरला जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। हम मानते हैं आप बीजेपी के उस वक्त नेता हो सकते हैं, लेकिन आप जब चेयर में बैठे हो लोकसभा अध्यक्ष, तो आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हो। आपको सबको समान न्याय देना है, आपको संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा चल रही है। तो दूसरा हमारे पास और क्या हथियार है, तो हमने ये प्रस्ताव लाया है।
बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के बेटे और जेजेडी के सरबराह तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में दाखिल होने और जेडीयू का हिस्सा बनने पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत को बहुत पहले ही सियासत में आना चाहिए था। इन्होंने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि उन्होंने राज्यसभा के लिए बिहार के वजीर आला का ओहदा क्यों छोड़ा है। निशांत जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशांत जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा हैं, नौजवान हैं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब पांचों उंगली एक जैसा तो होता नहीं, अलग अलग होता है। अब उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। हम तो वृंदावन में और फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को उनका जानशीन मंतखब कर लिया गया। मुश्तबा खामनाई को तवील अरसे से इस ओहदे के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, हालांकि वो कभी भी किसी सरकारी ओहदे मंतखब या तैनात नहीं हुए थे। मुश्तबा खामनाई अब ईरान की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि मुल्क का ताकतवर नीम फौजी दस्ता रेवोल्यूशनरी गार्डन के सामने मौजूद है और खामनाई के बेटे ने न सिर्फ जंग ज़दा ईरानी फौज का कंट्रोल हासिल कर लिया, बल्कि इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के जखीरे पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद दी है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुश्तबा खामनाई की क़ियादत में ईरान मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगा और मुल्क की पॉलिसीज़ में तसलसल बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में NHPC के दफ्तर में भयानक आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक आज के अवलिन सातों में यह आग भड़क उठी थी। इतला मिलते ही फायर टेंडर्स इस मौके पर पहुंचे और फिर इसी दौरान मुकामी पुलिस भी वहां पहुंचे और बचाव सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ताहम आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। देहरादून के हरिद्वार कौमी शाहराह पर मोतीचूर फ्लाईओवर के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें मुतादिद गाड़ियों और एक CNG कार में आग लगी, जिसमें खातून की मौत हो गई है। सिलसिले में SP सिटी हरिद्वार अभय सिंह ने कहा है कि इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि वैगनार में CNG सिलेंडर था, जिसकी वजह से आग लगी होगी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में खातून की मौत हो गई है। अभय सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। 9:30 पौने 10 बजे करीब में मोतीचूर फ्लाईओवर के ऊपर जो ऋषिकेश से हरिद्वार को आने वाले वाहन थे, उसी में एक ट्रैक्टर ट्राली आगे से जा रही थी। उसके पीछे एक बस वाले आ रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली में बस से हिट हुआ, जिससे कि चूंकि ये 4 लेन है और ट्रैक्टर ट्राली टर्न कर गई और उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी फीचर होने चाहिए थे नहीं थे, जैसे रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, तो जो पीछे से वाहन थे वो उसकी चपेट में आ गए। लिहाजा पीछे जो बस थी उसकी एक वैगनार थी, वैगनार के पीछे एक कैंटर था, उसके पीछे एक XUV थी और संभवतया जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वैगनार में CNG सिलेंडर होने के कारण उसमें आग लगी और उसी से अन्य वाहनों में आग लगी है। दुर्घटना में कुछ लोगों को चोटें आई और एक महिला थी जो कि ट्रैक्टर ट्राली में बैठे थे और संभवतया वो लोग कहीं यात्रा से आ रहे थे, तो उनकी एक मृत्यु हुई है। अभी जो दुर्घटना में जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया, आग को बुझा दिया गया, साथ ही यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम था उसको खुलवा दिया गया। अन्य जो घायल हैं, जो जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं है, तो उनका ट्रीटमेंट जो हमारा चिकित्सालय उसमें कराया जा रहा है। दोनों टीमें जो हरिद्वार और इसकी रहवाला थाने के कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। शीघ्र ही जो अन्य यहाँ पे हटा ले, जैसे जो दुर्घटना के वाहन थे और अन्य चीजें, इनको भी यहाँ पे हटा लिया जाएगा। तो ये कुल मिला सर कितने लोग टोटल इसमें घायल हुए? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमें पता चला और चूंकि जो पीड़ित थे, जो जैसे कैंपर चालक थे या जो XUV चालक थे या जो यहाँ पे वैगनार के चालक थे, वो सभी यहाँ मौके पे मौजूद है और उनका यही कहना है कि वो लोग सेफ बच गए हैं। बस जो भी डैमेज हुआ है और जो क्षति हुई है वो उनके वाहनों की हुई है। इसमें जो मौके पे एक डेड बॉडी है और वो किसी एक महिला है जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्राली में कुछ लोग थे उन्हीं के साथ वो थी। जो ट्रैक्टर ट्राली में लोग थे उनको कुछ चोटें आई हैं, तो उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया अस्पताल में।
जो भी डिटेल होगा बाद में एज को हम आपको दे पाएंगे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब। मुंसिफ न्यूज को पेश किया है रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।